नमस्कार दोस्तों। भारतीय सेना की तरफ से अधिकृत तौर पर आज बताया गया कि पाकिस्तान ने 8 और 9 मई की रात को किस तरह से भारत के शहरों को निशाना बनाया, ड्रोन से हमले किए, 36 शहरों को टारगेट किया, जिसमें सिविलियन इलाके भी थे यानी नागरिक इलाके, जिसमें मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी थे यानी सैन्य ठिकाने, और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर, सीमावर्ती इलाकों पर, लेह से लेकर सरक्रीक तक पाकिस्तान ने ड्रोन हमले किए, भारत को टारगेट करने की कोशिश की। लेकिन भारतीय सेना ने, वायुसेना ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को जमींदोज किया, जवाबी कार्रवाई की, और पाकिस्तान का हमला किसी भी क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र में किसी तरह का नुकसान करने में नाकाम रहा। जान माल की कोई हानि नहीं हुई। यह जानकारी आज दी गई। शाम को विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ वही 2 महिला सैन्य अधिकारी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी, कॉम्बैट ड्रेस में। जब कोई फौजी वार के लिए जाता है तो कॉम्बैट ड्रेस पहनता है। ये दोनों महिला अधिकारी, सैन्य अधिकारी कॉम्बैट ड्रेस में थी, और इन्होंने देश को बताया कि किस तरह से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट करने की कोशिश की। लेह से लेकर कई इलाकों में भारत पर हमला करने के लिए 300 से 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया, टर्की में बने हुए ड्रोन। और तो और पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस में नागरिक विमानों को उड़ने दिया, ताकि अगर भारत की सेना, वायुसेना जवाबी कार्रवाई करे तो नागरिक विमान उड़ने की वजह से कार्रवाई करने के फैसले को टाले। यह एक खास बात जो सैन्य अधिकारियों ने बताया। मतलब पाकिस्तान ने नागरिक विमानों को अपने ढाल के लिए इस्तेमाल किया, जबकि पाकिस्तान ने भारत के सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया, गुरुद्वारे को निशाना बनाया, और भारत ने संयम के साथ जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के हमलों को, पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे ड्रोन हमलों को नाकाम किया। दोनों सैन्य अधिकारियों ने विदेश सचिव की मौजूदगी में बताया कि पाकिस्तान ने कई बार ऐसा किया, घुसपैठ की भी कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी, पहले से आशंका, उसकी वजह से पाकिस्तान की हरकत एक बार फिर से भारतीय सेना के मुंहतोड़ जवाब की वजह से पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ। क्या कहा इन दोनों सैन्य अधिकारियों ने, मैं चाहता हूं आप सुने। उससे पहले कुछ और जानकारी। आज दिन में रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो बैठक हुई रक्षा मंत्री की, जिसमें एडमिरल दिनेश त्रिपाठी नौसेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और आर.के. सिंह डिफेंस सेक्रेटरी, इनकी बैठक हुई। जाहिर है सरकार, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री लगातार पल पल की नज़र रख रहे हैं। पाकिस्तान कभी भी कोई मिसएडवेंचर कर सकता है, कभी भी भारत के किसी इलाके में, सीमावर्ती इलाके में सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। ये परसों रात भी जो खबर आई कि पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, उन शहरों के नाम कल भी हम चर्चा कर चुके हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के इलाके। परसों भी कोशिश की, कल भी कोशिश की। 400 ड्रोन पाकिस्तान ने भारत के अलग अलग इलाकों में दागे, लेकिन पाकिस्तान के इरादे भारतीय सेना के सामने जमींदोज हो गए। आज सरकार की तरफ से लगातार इस तरह की आगे की तैयारी हो रही है, ये जानते और मानते हुए, आशंकाओं को देखते हुए कि पाकिस्तान अगर ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश करता है तो हमारी सेना, हमारे सिविल डिफेंस के लोग, जो राज्य में सरकारें हैं और जिला स्तर पर किस तरह से सतर्कता बरती जाए, किस तरह से नागरिकों की भी हिस्सेदारी हो, उसके लिए अलग अलग तरह से गाइडलाइन जारी की जा रही। गृह मंत्रालय ने राज्यों और यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज को लिखा, और उसके बाद एक गाइडलाइंस लिखा कि कैसे एहतियाती उपाय किए जाएं, नागरिक सुरक्षा नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया जाए। अमित शाह ने पाकिस्तान से लगती हुई सीमा, जो भारत की सीमा, देश की हवाई अड्डों, उन सब की स्थिति की समीक्षा की और एक तरह से इस तरह से निर्देश जारी किया। यह भी हुआ दिल्ली में, देश की राजधानी में। चूंकि अगर पाकिस्तान को मिसएडवेंचर करता है तो अपनी तरफ से सतर्कता, सजगता और मुस्तैदी हर जगह बरती जानी चाहिए। इसलिए भारत सरकार की तरफ से अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात हो रही है, खासतौर से सीमावर्ती राज्यों में। लेकिन दिल्ली में भी आज सायरन लगना शुरू हुआ है।
दिल्ली की ऊंची इमारतों पर और 8 किलोमीटर रेडियस पर एक सायरन की आवाज गूंजेगी और आज रात से 40-50 ऊंची बिल्डिंगों में सायरन लगेंगे और एक कमांड सेंटर से इन्हें कंट्रोल किया जाएगा। इमरजेंसी में 5 मिनट तक ये सायरन बजेगा। ये दिल्ली में जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं प्रवेश वर्मा की तरफ से ये कहा गया। सायरन की टेस्टिंग भी हुई, देश की राजधानी में भी सायरन लगाए जा रहे हैं और अगर कोई ऐसी नौबत आई तो लोगों को अलर्ट किया जा सके। सायरन बजना मतलब खतरे की आहट है, उसके लिए जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक लोग सतर्क और सजग रहें। जैसलमेर पाकिस्तान और भारत के जो सीमावर्ती इलाके हैं, राजस्थान के, जम्मू कश्मीर के, पंजाब के, वह खास तौर से मुस्तैदी और सतर्कता के लिए एहतियात के तौर पर तमाम तरह के निर्देश जारी किए गए। जैसे जैसलमेर में जिला कलेक्टर की तरफ से कहा गया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर 12वीं तक के सारे स्कूल को बंद कर दिया गया। 8 तारीख से मतलब कल से आगे तक की अगली सूचना तक ये बंद किया गया, क्योंकि कल भी खबर आई थी कि जैसलमेर पाकिस्तान के निशाने पर है, चूंकि सीमावर्ती इलाका है, ड्रोन से अटैक किया गया। ऐसे ही बाड़मेर से खबर आई जिला कलेक्टर की तरफ से, वहां भी बाड़मेर में जो संपूर्ण जिला क्षेत्राधिकार में ड्रोन संचालन को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बैन किया गया है। वहां भी इस तरह से कहा गया कि शाम 5 बजे से जिले के सभी बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। बाड़मेर और जैसलमेर के लिए जानकारी आई, इसको देखिए जरा। अब ये इसलिए किया जा रहा है कि अगर रात को कोई इस तरह की हरकत पाकिस्तान करता है तो अपनी तरफ से बचाव के क्या इंतजाम हो। और उसके बाद सेना तो है, सेना की मुस्तैदी है, लेकिन नागरिक का भी कुछ कर्तव्य होता है, प्रशासन की भी कुछ गाइडलाइंस होती है। शाम 6 बजे से सुबह तक पूर्णतः ब्लैकआउट होगा। जैसलमेर बाड़मेर इलाके में सभी घरों प्रतिष्ठानों की सभी लाइटें बंद रखना अनिवार्य कर दिया गया। इस दौरान किसी भी वाहन का चलना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहनों पर रात भर रोक लगेगी। डिफेंस एरिया के 5 किलोमीटर के दायरे में पूरी तरह नो एंट्री है। जिले में ड्रोन संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जिले में आतिशबाजी पटाखों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। और जिला प्रशासन ने कहा हर नागरिक नियमों का पालन करे, इसलिए क्योंकि रात में लाइट जब जलती है, शहर चकाचौंध रोशनी से जब होता है, तब एयर से अगर जेट फाइटर प्लेन से अगर टारगेट करने की कोशिश होती है तो रोशनी के हिसाब से टारगेटेड ढंग से अटैक हो सकता है। इसलिए एहतियातन यह किया गया, शाम सूर्यास्त होने से लेकर सूर्योदय होने तक लाइट बंद, ब्लैकआउट। ये राजस्थान से खबर है। जम्मू कश्मीर के सारे स्कूल 12 मई तक बंद कर दिए गए। ये सरकार की तरफ, गुजरात और चंडीगढ़ में पटाखों पर प्रतिबंध सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से पूरे चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों को उसी तरह से निर्देश दिए जा रहे हैं। अगर युद्ध की स्थिति हुई, अगर पाकिस्तान को इस तरह की हरकत करता है जो कर रहा है 2 दिनों से, तो हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से, नागरिकों की तरफ से क्या इंतजाम होने चाहिए। ऐसे ही आदेश अलग अलग राज्यों का है। ये यूपी से संयुक्त पुलिस आयुक्त की तरफ से कहा गया है कि पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में समस्त प्रकार के अवकाश तत्कालिक प्रभाव विशेष परिस्थितियों को छोड़कर बंद किए जाने का निर्देश दिया गया। मतलब जो पुलिसकर्मी आकस्मिक अवकाश पर हैं उन्हें तत्काल ड्यूटी पर बुलाया गया। ये सब चीज़ें हो रही है हर राज्य में, क्योंकि मुस्तैदी की ज़रूरत है। बहरहाल, एक तरफ ये सब, दूसरी तरफ आज की रात, कल की रात भी पाकिस्तान की तरफ से हमले हुए, ड्रोन अटैक, जैसा कि कहा महिला फौजियों ने, अधिकारियों ने, जैसा कि विदेश सचिव ने कहा। परसों भी 15 शहरों पर निशाना बनाया गया, तो आज की रात भी बहुत अहम है। ये जो फौजी अधिकारी जो कह रही हैं वो गौर से सुनिए, लेकिन एक नागरिक के तौर पर हम सब की ड्यूटी है कि ऐसे वक्त में सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस है, प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस है, चाहे ब्लैकआउट का हो, चाहे सिविल डिफेंस को लेकर हो, चाहे सतर्कता सजगता बरतने को लेकर हो, उस गाइडलाइंस का पालन करना देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। अब क्या कहा है कर्नल सोफिया कुरैशी ने और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने, साथ में विदेश सचिव ने, सुनिए। नमस्कार। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व
नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। So, good afternoon to you all. On the intervening night of 8-9 May 2025, Pakistan military carried out multiple violations of Indian airspace along the entire western border with an intent to target military infrastructure. Pakistan military also resorted to firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and line of control, drone intrusions were attempted from Leh to Sar Creek at 36 locations with approximately 300 to 400 drones. Indian Armed Forces brought down a number of these drones using kinetic and non-kinetic means. The possible purpose of these large-scale aerial intrusions were to test the AD systems and gather intelligence. Forensic examination of the drone debris is being undertaken. Preliminary reports suggest them to be of Aziz Guard Songa drone of Turkey. Later in the night, an armed UAV of Pakistan attempted to target Bhatinda military station, which was detected and neutralized. In response to the Pakistani attack, armed drones were launched at 4 air defense sites in Pakistan. One of the drones was able to destroy an AD radar. Pakistan also carried out artillery shelling across the line of control using heavy caliber artillery guns and armed drones at Tangdhar, Uri, Poonch, Mendhar, Rajouri, Akhnoor and Udhampur in Jammu and Kashmir area, which resulted in some losses and injuries to Indian Army personnel. Pakistan Army also suffered major losses in Indian retaliatory fire. Additionally, Pakistan's irresponsible behavior again came to fore. Pakistan did not close its civil airspace despite it launching a failed unprovoked drone and missile attack on 7th May at 8:30 hours in the evening. Pakistan is using civil airliners as a shield, knowing fully well that its attack on India would elicit a swift air defense response.
This is not safe for the unsuspecting civil airliners, including the international flights, which were flying near IB between India and Pakistan. The screenshot we just showed and we shall share with you, it shows the data of the application Flight Radar 24 during a high air defense alert situation in the Punjab sector. As you have seen, the airspace on the Indian side is absolutely devoid of civil air traffic due to our declared closure. However, there are civil airlines flying the air route between Karachi and Lahore. Amongst the other civil aircraft that you can see, we have highlighted an aircraft which is Airbus 320 of Flynas Aviation, which was originated from Dammam at 1750 hours and landed later at Lahore at 2110 hours in the night. Indian Air Force demonstrated considerable restraint in its response, thus ensuring safety of international civil carrier. गतिविधियों से आपको कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने पहले ही अवगत करा दिया है. These provocative and escalatory actions that were taken by Pakistan last night were targeted at Indian cities and civilian infrastructure, in addition to some military targets. The Indian Armed Forces responded proportionately, adequately and responsibly. ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इन हरकतों का उत्तर दिया. What I want to underline is that the official and blatantly farcical denial of these attacks that Pakistan carried out by the Pakistani state machinery is yet another example of their duplicity and the new depths that they are plumbing in their quest for disinformation. The other point in the same vein is Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Punch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian Armed Forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. It will not succeed. The Gurdwara in Punch in particular was attacked by Pakistan, and some local members of the Sikh community, including a Ragi of the Gurdwara, lost their lives in this incident, as I shared yesterday. TV पर आप इस हमले के चित्र देख सकते हैं. In addition, that we would attack our own cities is the kind of deranged fantasy that only the Pakistani state can come up with. Perhaps they do it because they are well versed in such action, as their history would show. The last point I wanted to make this evening is again this disinformation that is coming from Pakistan about India targeting the Nankana Sahib Gurdwara through a drone attack. This is again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign. As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. Again, we are not surprised. India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. Let me stop there. I have time only for a few questions and be happy to try and answer them. First, I call Siddharth. Siddharth, please. Hi, sir. I'm Siddharth from Beyond. So this is Siddharth, behind, please. The other Siddharth. yes. Hi, sir. I'm Siddharth from CNN News 18. Sir, I only want to know from you the status of Kartarpur corridor. Is it open or not? If you can. I think you're all aware of the situation along the entire India-Pakistan border and the areas around the line of control. In view of the existing security scenario, the services of the Kartarpur Sahib corridor have been suspended till further directions. We'll update you as and when there is a change in the situation. We have a question here. Rishabh.
So, good evening, Rishabh from Times Now. So, you spoke about religious places being hit in Jammu. There's another religious place which is a Carmelite nun church that has been hit. What do you have to say about it? If you can explain that to us. Yeah, actually, we do have some information about this extremely regrettable and condemnable incident during heavy shelling across the line of control in the early morning of 7th May. A shell fired from Pakistan landed just behind the Christ School run by the Carmelites of Mary Immaculate congregation in Puj. Tragically, the shell fired from Pakistan hit the home of 2 students of the Christ School. Both students unfortunately lost their lives and their parents were severely injured. Another Pakistani shell struck a Christian convent of nuns belonging to the congregation of the Mother of Carmel, damaging water tanks and destroying solar panel infrastructure. Several priests, nuns, school staff, and local residents took refuge in an underground hall beneath the Christ School during the shelling by Pakistan. The school happened to be closed at the time, fortunately. Otherwise, more losses would have occurred. Again, we have seen the Pakistani side targeting and shelling places of worship with a particular design. This includes gurdwaras, these convents and temples. This is a new low even for Pakistan. The question here, Pranay. सर प्रणय उपाध्याय अमर उजाला से। सर कल आपने इसी पोडियम से पाकिस्तान के IMF बेलआउट को लेकर और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो टिप्पणी की थी उसकी पाकिस्तान में काफी तीखी प्रतिक्रिया भी आई और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से लेह से लेकर भुज तक पूरी बॉर्डर के ऊपर जो इन्वेजन था वो किया गया। मौजूदा सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के बेलआउट पैकेज को लेकर और पाकिस्तान के इन अटेम्प्ट्स को लेकर आपका क्या असेसमेंट है? और दूसरा ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो अटेम्प्ट किया गया था उसका भारत ने अभी तक उस तरीके का कोई जवाब नहीं दिया गया है, तो क्या भारत इसका जवाब देगा जो कार्रवाई हुई है बीते 24 घंटों में? देखिए प्रणय, जहाँ तक इंडस वाटर्स ट्रीटी का सवाल है, मैंने कल विस्तार से उसके बारे में इसकी चर्चा की है। इंडस वाटर्स ट्रीटी इज इन अबेयंस and as such I have nothing further to add to the decision that was announced by the Cabinet Committee on Security. जहाँ तक IMF bailout का सवाल है, आपको ज्ञान होगा कि IMF की आज मीटिंग हो रही है। हम वहाँ पे अपना पक्ष रखेंगे और जो हमारा मत है इन चीज़ों को लेके वहाँ पे साझा करेंगे दूसरे मेंबर्स के साथ। ये बोर्ड पे निर्भर है कि वहाँ पे क्या निर्णय होता है। और जहाँ तक जो कार्रवाई हुई है उसका जवाब देने का जो आपने जो प्रश्न उठाया है, जो आज ब्रीफिंग हुई है, जो आपको सूचना मिली है, मैंने भी कहा है कि जो आज सवेरे तड़के सवेरे जो गतिविधियां हुई, भारत ने उनका एक जिम्मेदारानापूर्ण तरीके से और एक पर्याप्त तरीके से उसका जवाब दे दिया है। Siddhant. Hi sir, Siddhant from WION. Sir, the External Affairs Minister has spoken to many of his counterparts around the world. Yesterday he spoke to the US Secretary of State Marco Rubio. So what were the key areas of conversations during that call? Yes, the minister had a conversation with the US Secretary of State. As you can imagine, the focus of discussions was the terrorist attack in Pahalgam and the response that India mounted after that on the 7th of May. The Secretary of State shared his thoughts on these developments with the minister. The minister deeply appreciated the US's commitment to work with India in the fight against terrorism, and he also underlined the targeted measures that India had taken in connection with Ops Sindoor. The minister also underlined that India would firmly counter any attempts at escalation from there. But in follow-up to that, as you are aware, there have been a number of other conversations. The minister had a conversation with the UK Foreign Secretary, David Lammy, today. There too, the discussion centered around countering terrorism, for which there must be zero tolerance. And I understand just a short while ago, the External Affairs Minister has also spoken to the Foreign Minister of Norway, Espen Barth Eide, which was also focused on recent developments stemming from the terrorist act in Pahalgam. One last question, Sudhi. Sir, Foreign Secretary, thank you for doing this. Shudhi Ranjan from Bloomberg. Foreign Secretary, India had struck Bahawalpur the other day, which is also connected with the murder of one of us, journalist Daniel Pearl. If you could give us an understanding of what exactly are the reports that you're getting. Well,
You're right, Bahawalpur is the headquarters of the Jaish-e-Mohammed terrorist group that is proscribed by the United Nations. Its leader, Maulana Masood Azhar, is a proscribed individual. It is, you brought up the connection with the tragic death or killing of Daniel Pearl of the Wall Street Journal. The Jaish-e-Mohammed was in some way directly or indirectly responsible for the death of Daniel Pearl. But the real connection is through Ahmed Omar Saeed Sheikh, the British Pakistani jihadi who was held in India but was finally released in 2000, and he was the person who lured Daniel Pearl to his eventually leading to his murder. So these are all obviously connected figures, connected individuals, connected institutions, and the attack on Bahawalpur, on that facility of the Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur is, I would imagine, a fitting part of this unfortunate incident. Thank you all. Thank you, sir. With that, we